वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे। वक्त से लड़कर इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर खुद बदल दे। तो नमस्कार, मैं हूं दयानंद बरनवाल और अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग एसएससी जीडी के तहत अभी तक सब्स्टिट्यूशन एरर जो थे वो सारे सॉल्व किए हैं। ओपोजिट वर्ड सॉल्व किए हैं। होमोफोन सॉल्व किया है। ओपोजिट वर्ड में लगभग 220 है, जिसमें मैंने आपको हजारों वर्ड बताए हैं। होमोफोन्स में टोटल 9 सवाल पूछे गए, इसमें भी मैंने 100 के आसपास आपको वर्ड बताया है। और सब्स्टिट्यूशन बेस में टोटल 180 सवाल आपसे पूछे गए, जिसमें भी मैंने आपको 100 वर्ड्स, ग्रामर, कई तरह के फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशन, बहुत सारी चीजें आपको सीखने का मौका मिला है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 में पूछे गए सारे इडियम्स। टोटल काउंटिंग में 165 इडियम्स पूछे गए हैं और इन सारे इडियम्स को हम डिस्कस करेंगे। इसी के पैरेलल एक और हमारी सीरीज चल रही है क्लोज टेस्ट की। यानी जीडी 2023 में जितने भी क्लोज टेस्ट पूछे गए वो भी हम साथ साथ लेकर डिस्कस करेंगे। तो एक ही वीडियोज में आपको सारे सवाल धीरे धीरे मिलते रहेंगे ऐसी वीडियोज के सॉल्यूशन के रूप में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है एट योर बैक सन को। देखिए, जो मैं इडियम्स आपको बताऊंगा उसके दो तरीके होंगे। पहला, आपको उसका डेफिनेशन मिलेगा और वो आया क्यों, मतलब कैसे हमारे आया कैसे, इन चीज़ों को भी डिस्कस करें। आया कैसे का सिंपल मतलब है कि उनकी ओरिजिन क्या है, इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन। ठीक है, तो हम लोग जो इडियम्स पढ़ने वाले हैं उसके दो बेसिस रहेंगे। पहला हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और वो दैनिक युग में यानी उसकी ओरिजिन क्या थी, आखिर वो कैसे होंगे। यहाँ पे उसकी ओरिजिन लिखी हुई है, यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से हम सारी चीज़ें आपको एक व्यवस्थित ढंग से रटना नहीं है। ईडीएम्स में एक चीज़ ध्यान रखिए, ईडीएम्स में सिर्फ कहानी पढ़िए और समझ जाएगा। ईडीएम्स के बारे में मैं एक चीज़ आपको और बोलता हूँ कि कभी मत रटिए। रटने का काम इसमें करना ही नहीं है। रटने का काम सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम है, जिसको बार बार पढ़ना है, वो भी पढ़ना है ना। उसमें भी रटने वाला कुछ नहीं है, 10 बार रिवाइज कीजिएगा, अपने आप याद हो जाता है। ईडीएम में आपको ओरिजिन पढ़ना है कि वो आया कैसे है। थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन एक बार यदि आप कहानी आपके दिमाग में बैठ गया, इसका फायदा क्या होता है ना, मैं आपको ओरिजिन पढ़ने का बेनिफिट जो होता है वो बताता हूँ। बेनिफिट क्या होता है ओरिजिन पढ़ने का, कि देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, ये इडियम्स दिया हुआ है तो इससे रिलेटेड 3-4 तरह के वर्ड बनते हैं। एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये वाला चुने, कि ये वाला चुने, कि ये वाला चुने, समझे। एक वर्ड बेस्ड एरर आपके लिए क्रिएट हो जाएगा एग्जाम में। अगर आप इडियम का सिर्फ मीनिंग ही रटते हैं, तो आपके लिए एक वर्ड बेस्ड एरर बन जाएगा। यानी एग्जाम में जब 3-4 वर्ड्स आ जाएंगे ना, आप सोच नहीं पाओगे कि ये वाला मारे, कि ये वाला मारे, कि ये वाला मारे। लेकिन अगर आपको ओरिजिन पता है, कि वो इडियम एक्चुअली आया कैसे है, तो आप वो वर्ड सेलेक्ट आसानी से कर लीजिएगा कि कौन सा मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मैं डिलीट करता हूँ और चलते हैं पढ़ते हैं अपने पहले सवालों की। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एट योर बैक एंड कॉल। मैं आपको पूरी कंडीशन समझाता हूँ। आजकल क्या होता है, ऑफिस में आपने देखा होगा कि ऑफिस के अंदर साहब बैठे होते हैं और बाहर में उसका गार्ड बैठा होता है। ये यहाँ पे इनके पास एक बेल होता है, वो बेल बजाता है और ये गार्ड क्या होता है, तुरंत अंदर, यस सर। ठीक है, ये मेरे भी ऑफिस में ऐसा होता है कि बड़े साहब ऑफिस केबिन में होते हैं, उनके सामने एक बेल लगा होता है, वो इसे ठोकते हैं 2-3 बार, तो ये जो स्टाफ होता है वो इंटर करता है। ठीक है, तो मतलब क्या कर सकते हो कि एट योर बैक एंड कॉल, कि साहब ने इसको बुलाया और ये तुरंत हाजिर हो गया। साहब ने इसको कॉल किया और ये तुरंत हाजिर हो गया। लेकिन पहले जमाने में क्या थी, मैं बोलूँ कि 16वीं या 17वीं शताब्दी की बात करूँ, क्या उस समय बेल होगा क्या, मतलब ऐसा बेल होगा, या फिर यहाँ पे घंटा बांध के रखा होगा एक ऐसा, है ना, पूरा घंटा होगा ऐसा बड़ा सा, रस्सी पकड़ के हिलाता होगा, आवाज आता होगा, तो यहाँ का जितना भी आसपास आदमी है सब अंदर घुस जाता होगा कि चलो आक्रमण हुआ है। ऐसा तो नहीं होगा। मतलब उस समय बेल तो नहीं था, तो लोग कैसे होते थे, तो लोग हाथों के इशारों का इस्तेमाल करते थे, है ना, हाथों के इशारों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, हाथों के इशारों का इस्तेमाल करते थे। इसको जो हाथों से इशारा दिया जाता है इसको बैक बोला जाता था, है ना, कि इधर आओ। आज भी होता है, होटल में जाते हैं तो हम लोग हाथ से इशारा देते हैं कि इधर 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 दो, है ना, हाथ से इशारा करके किसी को बुलाते हैं तो हाथ से जो इशारा करते हैं उसको बोलते हैं बैक। ठीक है, तो बैक एंड कॉल मतलब कि कोई इशारा करके बुलाया और तुम तुरंत हाजिर हो गया, है ना, तो वही होता है। अब ये ओरिजिन हुआ मेरा टोटल, ये मेरा ओरिजिन। अब मैं ढूंढ सकता हूँ टू कॉल समवन एंड देन डिनाई। अरे यार, डिनाई का तो कोई बात ही नहीं है, ये गलत हो गया। टू हैव नो कंट्रोल ओवर सम, कोई बात नहीं, जब कंट्रोल होगा तो आएगा, नहीं कंट्रोल होगा नहीं आएगा। टू कॉल समवन रिस्पेक्टफुली, भाई इसमें रिस्पेक्ट कहाँ से दिख गया तुमको, हाथ से गया इधर आ, कोई रिस्पेक्ट दिखा, ये बेल से बुला रहा है, कोई रिस्पेक्ट दिखा, वो तो एक ऑफिशियल डेकोरम है, वरना कौन बुलाता है, वरना सर आइए आपका जरूरत है ऐसा बोलेगा तब ना कुछ रिस्पेक्ट दिखेगा। टू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर समवन, ये सही है
कि जो ऑफिस में बड़े साहब बैठे हुए हैं और यहाँ पर वो बेल बजाता है और ये तुरंत हाजिर हो जाता है। मतलब इस पर तो पूरा कमांड, यदि ये नहीं आएगा ना इसको रोकनी से निकाल देगा कि निकलो तुमको तो बात ही नहीं सुनना है। तो टू एट योर बैक एंड कॉल, इसमें तुरंत होता कि इसका एक आता है कि तुरंत हाजिर होना, तुरंत हाजिर होना। एक इसका एक मीनिंग हो सकता है तुरंत हाजिर होना, है ना। कभी भी अगर आप इस चीज को रटते हैं, अगर आप इस चीज को रटते हैं तो आपके सामने कई जगह ये डेफिनेशन होगा कि तुरंत हाजिर होना। लेकिन क्या आप ये मतलब निकाल पाइएगा कभी एग्जाम में कि एब्सोल्यूट कंट्रोल होना किसी पे? आप नहीं निकाल पाइएगा। इसको निकालने का एक ही तरीका है कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली आया कैसे है। अगर आपके सामने, जैसे मैंने अभी क्या बोला कि किसी को हाथ से बुलाना या घंटी बजा के बुलाना कोई रिस्पेक्ट देने वाली बात है नहीं, तो मैं ये ऑप्शन आसान से छाड़ दिया, है ना। तो इसलिए मेरा पहला ऑप्शन सही। इसलिए मैं बोलता हूँ ओरिजिन बेस्ड पढ़िए। ओरिजिन बेस्ड से क्या होता है कि कहानी समझ में आता है, जब कहानी समझ में आता है तो आंसर भी उसका अच्छा निकलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन हैंड देकर दिखाया जा रहा है। मैंने एक पिक्चर यहाँ पर आपके लिए डाला हुआ है। देखिए एक नाइट ऊल लिखा हुआ है। नाइट ऊल मतलब समझिए कुछ भी नहीं है। ऊल क्या होता है? रात को जगता है, रात को जगता है। तो जो भी इंसान रात को जगता है वहीं से इसका बना होगा, है ना। वहीं से इसका बना कि हु प्रीफर्स टू अवेक लेट एट नाइट, की जो रात को जगता है उसको बोले यार के उल्लू कहे बन रहे हो, मतलब रात को कहे जग रहे हो। ठीक है, तो इसका कोई ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है। नाइट उल्लू मतलब जो रात को जगता है, सिंपली। इसके सिवा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होगा, यानी 4 नंबर आपका सही है। ठीक है, चलिए देखिए बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस, देखिए क्या होता है ना कि आपने भागीरथ मांझी वाला सुना होगा, भागीरथ मांझी और फगुनिया, है ना। जहाँ भागीरथ मांझी बोलता है कि तुम्हारे लिए तो महल बना देंगे अपना दिल में, है ना। महल बना देंगे कहाँ? अपना दिल में। ठीक है, तो क्या है कि जिसके पास सुविधा नहीं है वो एक अच्छे सपने देखता है। जिसके पास सुविधा नहीं है वो एक अच्छे सपने देता है। उसी तरह एक सेफर्ड था, वो अपनी वाइफ से यानी बिलव्ड से बोलता है कि यार तुम तो, हम लोग तो बहुत तकलीफ में रहते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए हम एक बेड बनाएंगे, वो भी रोजेज का, है ना। जिस तरह यहाँ भगत बोला कि तुम्हारे लिए तो महल बनाएंगे हम, उसी तरह यहाँ पर एक सेफर्ड बोलता है कि तुम्हारे लिए हम एक ऐसा बेड बनाएंगे जो रोजेज का होगा, एकदम गुलाब का होगा, है ना। यानी सेफर्ड या वो भागरत मांझी हो, उनके दिल में भले उनकी परिस्थिति गरीबी वाली हो, लेकिन सपने उन्होंने बेहतर जीवन को देखा है। ठीक है, अरे सेफर्ड जो खुद सेफर्ड है मतलब क्या है? कोई महल थोड़ी ना होगा, कोई छोटा मोटा घर होगा, जमीन पर सोता होगा, कुछ ऐसी कंडीशंस होंगे। तो सेफर्ड बोलता है कि तुम्हारे लिए तो हम बेड, रोजेज का बेड बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इसको एक प्लीजेंट लाइफ देने के बारे में बोल रहा है, एक सुंदर सा जीवन देने के बारे में बोल रहा है। तो प्लीजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ इसका सही आंसर होगा। एज वन वैसे कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आशा करते हैं आपको ये 2 ओरिजिन बेस्ड सवाल जो था ना, इससे आप समझ पाएंगे कि जिसके पास दुख तकलीफ होता है ना, वो सपने बड़े देखता है, एक प्लीजेंट लाइफ के सपने देखता है। उसमें बेड ऑफ रोजेज जैसे हम कुछ भी सोच सकते हैं, यार मेरे पास महल हो, मेरे पास कार हो, तो ये सब क्या है? नॉर्मल सपने। देखिए बैगेज और बैगेज में आता हूँ। बैग मतलब क्या होता था पहले जमाने में? क्या होता था ना, समझिए, पहले जमाने में मोबाइल तो होता नहीं था, पहले जमाने में दुकान भी नहीं होते थे, पहले जमाने में होटल्स भी नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था पहले जमाने में सब। तो लोग क्या था, यदि मान लीजिए उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना होता था, वो एक बड़ा सा सूटकेस लेते थे, सूटकेस लेते थे, उसी में अपना खाने का सामान, रहने के लिए कपड़ा वगैरह, टेंट वगैरह सब कुछ ले लेते थे। टोटल चीज, कहीं जाना है पूरी व्यवस्था। जैसे पहले खाना बदोश लोग, खाना बदोश लोग, आप समझिए कि जो अकबर भी, मान लीजिए अकबर ही, आ, अकबर के वंशज या मुगल लोग, अंग्रेज लोग जो बाहर से आए थे, वो भी अपना सारा सामान लेकर आए थे, है ना। मोबाइल भी वो लोग लाए थे, लैंटेन भी लाए थे, जो थोड़ा ट्रेन वगैरह भी। तो बैग एंड बैगेज मतलब क्या हुआ कि पहले जमाने के लोग क्या होते थे ना कि पूरा सामान लेकर चलते थे, है ना। तो ये इडियम्स जो भी होते हैं वो पहले जमाने से हैं। तो विथ ऑल बिलोंगिंग्स, इसका मतलब यही होगा कि अपने सारे सामानों के साथ। बाकी ये सब कुछ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि कई बार एग्जाम में आपके सामने देगा विथ बैग एंड बैगेज, सवाल इस तरह मैंने देखा है। मुझे मिला नहीं क्योंकि मैंने ढूंढा तो मुझे मिला नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा मिटा कर बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक बार सवाल आता था विथ, अच्छा यहाँ जरूर छूट गया है, ठीक है, विथ बैग एंड बैगेज, विथ बैग एंड सॉरी, ठीक है, विथ बैग्स, बैग एंड बैगेज, विथ बैग एंड बैगेज। एक सवाल ऐसा बन जाएगा आपके सामने, दूसरा सवाल बन जाएगा विथ बैग एंड बैगेजेज।
ठीक है, ऐसा सवाल बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि विथ नहीं लगता है, ये बैग एंड बैगेज जब बोलते हैं इसी में विथ हिडन होता है, विथ हिडन होता है यहाँ। इसलिए कभी भी एग्जाम में आ जाए तो विथ बैग एंड बैगेज प्रयोग नहीं कीजिएगा, वहां सिर्फ बैग एंड बैगेज का ही प्रयोग कीजिएगा। दूसरी चीज, कभी भी बैगेज में एस नहीं लगाइएगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज ध्यान रखिए और बनाइए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट सवाल, बाकी ये सब है पढ़ लीजिएगा खुद भी यदि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है तो। देखिए ये समझने वाली चीज है कि आफ्टर वंस ओन हार्ट, समझिए कि ये इडियम आया कैसे था। तो इसमें मैं छोटी सी कहानी आपके बीच में लेकर आना चाहूंगा कि कहानी ये है कि एक भगवान है लोड हाथ, लोड हाथ, लोड हाथ, और यहाँ पे एक किंगडम है, मतलब एक साम्राज्य है, किंगडम है, वो है सैमुअल का, वो है सॉल का, सॉल ऑफ इजराइल, सॉल ऑफ इजराइल मतलब इजराइल का राजा, इजराइल का राजा इधर है। और एक है प्रोफेट, एक है प्रोफेट, प्रोफेट जिसका नाम है सैमुअल, सैमुअल। देखिए ये एक ना एक कहानी है, लिटरली ये एक कहानी है जिसमें जो प्रोफेट सैमुअल होता है वो किंगडम यानी सॉल को बोलता है, एस ए यू एल, देखिए यहाँ पे एस ए यू एल, सॉल को बोलता है, सॉल ऑफ इजराइल मतलब इजराइल का जो राजा उसको बोलता है कि बेटा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़िएगा अच्छे से लिखा हुआ है कि जिसमें सैमुअल बोलता है सॉल से कि हिज किंगडम, कि तुम्हारी किंगडम विल नॉट कंटिन्यू ड्यू टू हिज डिसोबेंस टू द गॉड्स कमांड, यानी गॉड तुमको जो आदेश दिया है, यानी सैमुअल सॉल को बोल रहा है कि गॉड तुमको जो आदेश दिया था कि गॉड का कमांड तुम मानो, तुम उसको डिसोबे कर रहे हो, तुम गॉड का कमांड नहीं मान रहे हो। यानी जो प्रोफेट सैमुअल था वो एक तरह से सॉल को समझा रहा है, ठीक है, जो प्रोफेट सैमुअल है वो गॉड उसको समझा रहा है ना। जो ये प्रोफेट सैमुअल है ये इसको सॉल को, इजराइल के राजा को समझा रहा है कि जो तुमको गॉड कमांड दिया था ना, जो कमांड तुमको बोला था वो तुम नहीं मान रहे हो, गॉड की बात नहीं मान रहे हो। और गॉड जो है ना लॉर्ड हाथ, उसको एक आदमी मिल गया है जो उसकी तरह बात सोचता है, जो उसकी बात मानता है। देखिए किसी के दिल, आफ्टर वंस ओन हार्ट, देखिए हम लोग जो भी सोचते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, सब दिल से करते हैं, क्योंकि हम दिल से ही सब चीज सोच पाते हैं। मान लीजिए किसी के पास दिल नहीं है, वो कैसे सोचेगा, सोच पाएगा क्या गलत है क्या सही है? जिसके पास दिल नहीं है वो क्या सोच पाएगा क्या गलत है क्या सही है, क्या करना है नहीं करना है, नहीं कर सकता। हम लोग वो सब दिल से सोचते हैं, दिमाग उसको प्रोसेस करता है। तो लॉर्ड हाथ के एक आदमी ऐसा ढूंढ लिया, यानी भगवान जी एक ऐसा आदमी ढूंढ लिए हैं जो गॉड की तरह सोचता है, एकदम गॉड का जो हार्ट है ना, वो आदमी भी एक हार्ट वही लेके रखा है, एकदम गॉड का हार्ट, गॉड की तरह सोचता है। इसीलिए प्रोफेट सैमुअल है वो सॉल को बोलता है कि तुम्हारा किंगडम लंबे समय तक नहीं चलेगा, तुमने गॉड की कमांड को नहीं माना है और गॉड को एक आदमी मिल गया है। ये आदमी का नाम होता है डेविड, है ना, जिसको बोला जाता है आफ्टर वंस ओन हार्ट, आफ्टर वंस गॉड्स हार्ट। ठीक है, मतलब डेविड के बारे में बोला जाता है, प्रोफेट बोलता है कि इसके पास तो भगवान का दिल है, यानी डेविड के पास तो भगवान का दिल है। डेविड के पास क्या है? भगवान का दिल है। क्यों? क्योंकि ये तो हाथ के जैसा भगवान सोचते हैं ना, वैसा डेविड सोच रहा है ना। तभी तो प्रोफेट बोलता है कि भगवान को वो आदमी मिल गया है जो उसके तरह सोचता है, उसका दिल लेकर है उसके पास है ना। और इस तरह से आगे जाके क्या होता है कि जो डेविड होता है ना, यही इजराइल का राजा भी बनता है। ठीक है, देखिए लिखा होगा कि द मैन रिफर टू इन दिस वर्स इज डेविड हु लेटर बिकम्स किंग डेविड ऑफ इजराइल, इजराइल का वो राजा बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा कि लिखा हुआ है दिस फ्रेज, यानी फ्रेज यानी आफ्टर वन सोन हार्ट के बारे में बोला जा रहा है कि गॉड हैज फाउंड समवन हु इज अलाइंड विथ हिज विल, वैल्यूज एंड पर्पस, की जो भगवान का जो इच्छा है, उसकी वैल्यूज है, उसके पर्पस के साथ सब मैच खाता है। एकदम ऐसा है जैसे भगवान के पास जो दिल है ना, वही दिल उस इंसान के पास है। तो जनरल मीनिंग जैसे जैसे समाज में हम लोग के दौर में आया, तो मतलब जब हमारी भावनाएं, हमारा जो वैल्यू, हमारा जो विल है, जो इच्छा है, जो पर्पस है, अगर बगल वाले से मैच करते हैं तो हम उसको बोलते हैं आफ्टर हिज ओन हार्ट, कि तुम तो मेरे एकदम जैसे हो, एकदम, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है देखिएगा लिखा हुआ है कि हैविंग लाइक्स और डिसलाइक्स सिमिलर टू वंस ऑन, सिमिलर है यानी भगवान की तरह आप सोचते हो, तो क्या गलत है क्या सही वो भी आप सोचते हो। आप सोचिए, मैंने आपको ओरिजिन बेस्ड बताया, ओरिजिन बेस्ड में मैंने कहीं लाइक और डिसलाइक के बारे में चर्चा तो की ही नहीं,
मैंने सिर्फ बोला कि जिस तरह भगवान सोचते हैं ना, उस तरह आदमी सोच रहा था। मतलब फीलिंग सेम था, जो विल था, जो पर्पस था, वो सेम था। अब वो पर्पस गलत भी हो सकता है, लाइक भी हो सकता है, डिसलाइक भी। देखिए लिखा हुआ है हैविंग ए फेस एज वन, एक दूसरे की तरह फेस हो। भगवान का फेस क्या है पता नहीं, डेविड का फेस तो पता है। तो ये आंसर होगा क्या? नहीं होगा। हैविंग लाइक्स एंड डिसिमिलर टू वन, अरे भाई डिसिमिलर कैसे होगा? डिसिमिलर तो सॉल का था, उसको तो भगवान जी हटा के डेविड को ले आए कि उसकी हार्ट की तरह सोचता है। हैविंग लाइक एंड डिसलाइक फोर टू वन, सो यही गलत है, यही सही है आपका फोर्थ नंबर। कि एकदम बगल वाले की तरह सोच होना, मतलब उसको क्या पसंद है ना पसंद है, सेम सोच मेरा भी होना। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है वंस इन एरिया द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बारे में सिंपली टेक अ स्टॉक ऑफ, मतलब कई बार देखा होगा कि जो कंपनीज होती है ना, वो सालाना एक बार अपना टेक अ स्टॉक ऑफ देखती है कि कितना बिका, कितना बच गया है ना, ताकि मैनेजमेंट हो सके। यदि ज़्यादा उत्पादन हो गया तो उसको पहले निपटा ले फिर उत्पादन करे, है ना। तो टेक अ स्टॉक ऑफ मतलब अकाउंट का इन्फॉर्मेशन रखना सीधा होता है, अकाउंट मैनेज करना, अकाउंट मैनेज करना, अकाउंट इन्फो रखना या अकाउंट मैनेज करना। ठीक है, देखिए यहाँ से मिट लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा दे रहा हूँ ताकि मुझे जगह चाहिए। ठीक है, देखिए आपके सामने सवाल आता है द वाइज एंड वेयर। देखिए पहले जमाने में क्या था ना कि वाइज का मतलब होता था कि रीजन। हम पूछते हैं ना कि यार मैं दिल्ली जा रहा हूँ, हम पूछते हैं वाई, क्यों, क्या रीजन है जाने का, कारण क्या है जाने का, सिंपली है। वाई से हम लोग क्या रीजन ही जानने की कोशिश करते हैं ना, कारण जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों जा रहे हो। और पहले जमाने में वेयर फोर्स एक वर्ड था, उसे पर्पस बताया जाता था, पर्पस जानने की कोशिश की जाती थी। ठीक है, यानी जब भी वाई का प्रयोग किया गया तो रीजन का पता चलता था, जब भी वेयर फोर्स बोला जाता था तो पर्पस का पता चलता था कि आपका पर्पस क्या है ना, आपका उद्देश्य क्या है। रीजन मतलब कारण और पर्पस मतलब उद्देश्य क्या है ना। ठीक है, लेकिन कई बार ये दोनों ना, दोनों अच्छा रीजन और पर्पस में बोलने लगभग एक जैसा लगता है कि रीजन बताओ या पर्पस बताओ, एक ही चीज तो है। जैसे मैं बोलूँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो पहला रीजन बताइए कि क्यों दिल्ली जा रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मैं दिल्ली क्यों जा रहा हूँ, वाई वाई आर यू गोइंग टू दिल्ली, रीजन बताना है तो क्या मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। और पूछे वेयर फोर्स भी बोल दे कि वेयर फोर्स आर यू गोइंग दिल्ली, मतलब यहाँ पे जब पर्पस क्या है दिल्ली जाने का तो पढ़ने का है। तो मतलब आप देखोगे रीजन और वो पर्पस बोले एक सिमिलैरिटी है। तो कई बार जब होता था ना कि लोग वाई और वेयर फोर्स को अलग अलग ना पढ़कर एक ही साथ पढ़ते थे कि द वाई एंड वेयर फोर्स, है ना। मतलब क्या था कि रीजन क्या है, रीजन ही जानने की कोशिश की जा रही थी, सिंपल। दोनों का क्या है, रीजन ही तो पता चल रहा है एक तरह से, अगर मैं शॉर्ट कर दूं तो रीजन ही तो जानना चाह रहा है। ठीक है, द वाइज एंड वेयर फोर्स मतलब क्या होगा कि रीजन जानने की कोशिश की जा रही है। तो बाकी सब पढ़ लीजिएगा, सेम चीज है, कुछ भी नया आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है सिराजुद्दौला डिफीट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड या स्नेक इन द ग्रास। देखिए कई जगह घास ऐसे झाड़ियां हो ना, तो लोग बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि झाड़ियों के से होकर मत गुजरिए, क्योंकि यहाँ पे कई कीड़े मुड़े छिपे होते हैं, वो आपको डस लेंगे। ठीक है, तो स्नेक इन द ग्रास मतलब क्या हुआ, एक छुपा हुआ दुश्मन बोलते हैं, छुपा हुआ इनोमी या डिसीटफुल, है ना। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ड इसमें आता था बीट अराउंड द बैस, बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश। बुश मतलब क्या होता था, झाड़ी। ठीक है, कि झाड़ी के आसपास ठोकना, मतलब जो मेन पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ स्नेक छिपा हुआ होगा तो इसके आसपास लोग मार रहा है, मेन पॉइंट पे नहीं मार रहा, मतलब मेन काम ना करके आसपास काम करना, वो बीट अराउंड द बस मतलब होता है कि मेन काम मत करना और उल्टा सीधा काम करना, है ना। जैसे आप दिल्ली गए हो पढ़ने, आप पढ़ने नहीं गए, पढ़ने के चक्कर में कुछ और ही करने लगे, तो यू आर बीटिंग अराउंड द बुश बट नॉट रीडिंग। आप क्लासरूम जा रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, नजर कहीं और है, निशाना कहीं और है, ऐसा। ठीक है, देखिए टू कॉल इन क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। कि मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए अकबर का दरबार लगा हुआ है, अकबर का दरबार लगा हुआ है, और अकबर को पता चलता है कि एक आदमी जो है ना वो कुछ गलत किया, अपनी वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया, बहुत लड़ाई झगड़ा करके इसकी वाइफ चली गई राजा अकबर के पास शिकायत लेकर, है ना, शिकायत लेकर कि देखिए ये जो है, अकबर क्या करेगा, इसको फरमान ले भेजेगा, फरमान भेजेगा। फरमान को पहले कॉल बोला जाता था, अब मोबाइल तो था नहीं कि कॉल कर देगा अरे हाजिर हो, ऐसा नहीं, उसमें लिखित होता था तो इसलिए उसको समन बोला जाता था। ठीक है, देखिए पहले जमाने में भी कॉल होता था, लेकिन वो कॉल फोन से ना होके कागज तौर पे होता था, जिसको हम लोग समन बोलते हैं।
तो यानी जो अकबर फरमान बोला कि भाई तुम हाजिर हो, अब ये आदमी बच्चा सोच रहा होगा कि अकबर के सामने क्या कहेंगे। अब इसके सामने कुछ अच्छी बातें भी होगी जिसमें वाइफ का शिकायत करेगा और अपना बचाव भी करेगा। अब वाइफ जो गई होगी शिकायत करने की, बहुत सारे आरोप लगाई होगी, है ना। अब ये जो आरोप को क्या करेगा, चैलेंज करेगा। चैलेंज करेगा कि भाई ये तो गलत आरोप है ना। चैलेंज करेगा, है ना। एक कोई डाउट होगा, कोई डाउट भी इसको होगा, कोई डिस्प्यूट्स होगा, उसको चैलेंज करेगा ये। ठीक है, समझे। तो पूरी क्वेश्चन का ही था कि टू कॉल इन क्वेश्चन। कॉल मतलब होता था समन करना, और क्वेश्चन मतलब चैलेंज करना। ठीक है, ये चैलेंज या डिस्प्यूट इसको बोलते हैं। चैलेंज होना डिस्प्यूट बोलते हैं। डिस्प्यूट बोल सकते हो, डाउट बोल सकते हो। क्वेश्चन मतलब कि कोई डिस्प्यूट है, कोई डाउट है, कोई चैलेंज है, उसके लिए आपको समन किया गया कि आओ हाजिर हो और अपना जवाब सुनाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। लिखा हुआ है इन डायर स्टेट। ये चीज पढ़ाने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा। ठीक है, देखिए ये पिक्चर है। आपने मलक्का स्टेट ऐसा बहुत सारा नाम सुना होगा, मलक्का स्टेट, फलना स्टेट, ढकना स्टेट, बहुत सारा नाम सुना होगा, है ना। सुना होगा। स्टेट मतलब क्या होता है, ये जो दो बड़ा लैंड होता है और उसके बीच में एक जो नैरो मार्जिन होता है ना, नैरो रास्ता, एक नैरो रास्ता, रास्ता रास्ता को इंग्लिश में बोलते हैं पैसेज। जो समुद्र के बीच में जो छोटा सा पतला रास्ता होता है ना, उसको पैसेज बोलते हैं। लेकिन ये पैसेज बहुत ही ज्यादा नैरो है, नैरो पैसेज। ठीक है, यही नैरो पैसेज को इंग्लिश में बोला जाता था स्ट्रीट। और अगर मैं इसके पहले डायर लगा दूं, डायर मतलब क्या होता है, घना, है ना, या ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा नैरो है। जैसे समझिए कि एक लैंड ये है, एक लैंड ये है, ये जो समुद्र वाला रास्ता है इसको मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेट, मतलब एक नैरो, नैरो पैसेज में लिखता हूँ, नैरो स्ट्रेट। मैं समझने के लिए यहाँ नैरो स्ट्रेट लिखता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कोई दूसरा मैं रास्ता लेता हूँ, एक ये लैंड और एक ये लैंड, एकदम यहाँ से। अब देखिए इसके बीच में कितना जगह है और इसके बीच में कितना कम जगह है ना। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, बहुत ही घना नैरो स्ट्रेट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नैरो स्ट्रेट है। ये तो बोलूँगा मैं कि बहुत ज़्यादा नैरो स्ट्रेट है। तो इंग्लिश में बोलेंगे डायर नैरो स्ट्रेट, डायर नैरो स्ट्रेट। मतलब जो दो लैंड के बीच में जो समुद्र का रास्ता है ना, वो बहुत पतला है, मतलब बहुत घना है, बहुत ज़्यादा नैरो है ना, बहुत ज़्यादा नैरो है। तो डायर नैरो स्ट्रेट। अब मान लीजिए कोई जहाज होगा, जो शिप होगा, उसको बोला जाएगा कि जाओ अब इससे जाएगा उसको कम तकलीफ होगा, लेकिन बहुत ही डायर नैरो स्ट्रेट से जाएगा। एक शिप को आप बोलो जाओ अब तुम यहाँ से, तो इसको क्या होगा, बहुत तकलीफ होगा, है ना, तकलीफ होगा, है ना, डेंजर होगा यहाँ पे उसको ले जाना। हो सके कहीं फंस जाए यहाँ पे। अगर फंस गया तो आसपास जो और भी जहाज है वो नहीं जा पाएगा। जैसे अभी हाल ही में सुना होगा कि जो आपका ये अरब देशों के बीच में जो ये वाला पास है ना, यहाँ से जो ये गया है ना, मैं भूल रहा हूँ इसका नाम। तो यहाँ पे एक समुद्र एक जहाज था, वो हवा के झोंकों से इतना ज़्यादा घूम गया कि 200 मीटर का जो स्पेस था पूरा यहीं जाम कर दिया। तो जो ना सामान महीनों दिन तक यहाँ से इधर जा पाया, ना इधर से आ पाया। कई सारा लाखों करोड़ों डॉलर का जो माल है वो इधर फंस के खराब हो गया, है ना। तो यहाँ डेंजर हो जाता है। तो जब पासेज बहुत नेरो हो तो ये सब एक बहुत तकलीफ हो जाता है, डेंजर वाला स्थिति आ जाता है ना। तो इन डायर स्टेट मतलब क्या होता है, एक वेरी बैड सिचुएशन, एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आप चले गए हो, है ना, डायर स्टेट में चले गए हो। देखिए वहीं पे यहाँ लिखा हुआ है कि द एडियम कैन बी ट्रेस बैक टू नॉटिकल टेक्नोलॉजी। नॉटिकल मतलब समुद्री वाला है। इन द कंटेस्ट ऑफ सेलिंग स्ट्रेट, एक नैरो पैसेज को दिखाता है वाटर का, दैट पोजेज चैलेंजेज और हैजार्ड टू नेविगेशन, कि आप चल नहीं सकते, सच एज स्ट्रॉन्ग करेंट्स एंड रॉकी सॉल्स। नेविगेटिंग थ्रू सच स्ट्रेट रिक्वायर्ड स्किल एंड केयरफुल अटेंशन टू अवॉइड डिजास्टर। डायर मतलब क्या होता है, सीवर अर्जेंट डेस्परेट व्हेन ए शिप फाउंड इटसेल्फ इन ए नैरो इट वाज सेड टू बी डायर स्टेट, इंडिकेटिंग दैट इट वाज फेसिंग इमिनेंट डेंजर और डिफिकल्टी। आपको मैंने सारी चीज़ बता दिया होगा। तो इसमें इन डायर स्टेट का आंसर यही जगह, बैड सिचुएशन में हो, एकदम बहुत पतली जगह है, आप जा नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट है। देखिए यहाँ पर पूछा गया था एक डिफिकल्ट टास्क और उसके लिए आंसर मारा गया हरकुलियन टास्क को। अब मैं यहाँ पे आपके सामने 4 इडियम्स हैं और इन चारों इडियम्स को बहुत ही जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे ओरिजिन बेस्ड कैसे हैं, कैसे ये सारे इडियम्स आए और कैसे इनका प्रयोग होता है। देखिए सीइंग पिंक एलिफेंट, देखिए कंट्री टू कंट्री, है ना, कंट्री टू कंट्री चीज़ों के मजाक को लेकर, बात को लेकर थोड़ा डिफरेंसेस तो होते हैं, है ना।
जैसे हम लोग को बोला जाए तो हम लोग की तरफ की कहावत है, दीने में सपना देखा, दिन में ही सपने देखना, दिन में तारे दिखना, दिन में तारे दिखना, दिन में तारे देखना। इसका मतलब क्या होता था कि हमें जनरली एक यदि हम किसी को कहते हैं दिन में तारे देख रहे, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो पी के रखा है, पी के रखा है कि दिन में तारा दिख रहा है, मतलब पी के रखा है ना, अल्कोहल लेके रखा है, सिंपली हम लोग इतना ही समझते हैं ना। लेकिन यदि मैं अमेरिका जैसी कंट्री की बात करूं तो वहां पे ऐसा तो बोलेगा ना कि दिन में तारे दिखना, तो वहां के लोग बोलता था कि तुमको तो एलिफेंट, पिंक एलिफेंट दिख रहा है क्या, है ना, पिंक एलिफेंट दिखने लगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मजाक करने का तरीका कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। हो सकता है हर देश में जो मजाक का तरीका हो, ऑन पैटर्न ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल। एक्चुअली अमेरिका में ऐसा हो गया था कि 20वीं शताब्दी के आसपास यहाँ देखोगे कि शराब को कंप्लीट बैन कर दिया गया था, है ना, ठीक है, कि अल्कोहल वाज कंप्लीटली बैंड। तो लोग फिर भी पी रहे थे शराब, किसी तरह छुप छुप के इलीगली पी रहे थे। तो वहाँ के मजाक में यदि कोई पीता था तो लोग बोलते कि यार पिंक एलिफेंट दिख रहा है, मतलब ऐसी चीज दिख रही है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना, एग्जिस्ट ही नहीं है उस चीज का, है ना, एग्जिस्ट नहीं है, नो एग्जिस्टेंस। पिंक एलिफेंट दिख रहा है मतलब नो एग्जिस्टेंस। वैसे भी आप समझ सकते हो, एक आता है व्हाइट एलिफेंट जो थाईलैंड में पाया जाता है, व्हाइट एलिफेंट, एलिफेंट जो थाईलैंड में पाया जाता है, इसका मतलब होता है एक्सपेंसिव। ये ईडीएम सी है, ध्यान रखिएगा। यदि व्हाइट एलिफेंट बोलो तो थाईलैंड में पाया जाता है, और इसका खर्चा, मैनेजमेंट खर्चा, मतलब हाथी को पालने में बहुत खर्चा आता है, इसलिए बहुत कॉस्टली होता है। इसलिए दोनों में याद रखिए, पिंक एलिफेंट बोल देना मतलब पी के रखा है, दिन में तारा दिख रहा है इन लोग को, कि जो एग्जिस्ट नहीं करता। और व्हाइट एलिफेंट बोले तो इसका मतलब होता है महंगा। ठीक, देखिए दूसरा सवाल है हरकुलियन टास्क, मैं इसके बारे में बताता हूँ। हरकुलियन क्या था, एक हीरो था। हरकुलियन क्या था, हरकुलियन एक हीरो था। क्यों था, क्योंकि इसके अंदर एक थोड़ा मैडनेस था, एक पागलपन था, ये आदमी पागलपन था। इसने क्या किया था कि अपने ही फैमिली को मार डाला था, अपने ही फैमिली को मार डाला था, ठीक, हरकुलियन। तो जो वहां का किंग था, जो किंग था, उसने इसको सजा देना चाहा। सजा में क्या दिया, टोटल 12 ऐसे काम दिए जो ये कर ही नहीं सकता था। 12 काम ऐसे दिए जो नहीं किया जा सकता था, जो नहीं किया जा सकता था, जो नहीं किया जा सकता था। लेकिन हरकुलियन क्या किया, ये 12 का 12 काम बहुत ही इफिशियंटली कर दिया, बहुत ही इफिशियंटली कर दिया, बहुत ही इफिशियंटली कर दिया। मतलब राजा को लगा कि ऐसा काम दे देंगे कि कर ही नहीं पाएगा, लेकिन वो बहुत ही अच्छा तरीके से कर दिया। जैसे एक काम बोला जाता है कि घोड़ा के सामने जो राजा का एक अस्टेबल था, अस्तबल जिसको बोलते हैं ना, अस्तबल का स्पेलिंग क्या होता है, अस्टेबल्स, है ना, अस्टेबल ही होता है, ठीक है, अस्टेबल्स, ठीक है, अस्टेबल मतलब घोड़ा वाला जगह। वहाँ बहुत बड़ा घोड़ा जहाँ रहता है वो सब था। वहाँ गंदगी भी बहुत ज़्यादा थी, गंदगी भी बहुत ज़्यादा थी। तो राजा को लगा ना कि वो एक दिन में हरकुलियन उसको साफ नहीं कर पाएगा। एक डिफिकल्ट टास्क था कि एक बहुत बड़ा स्टबल है, और हरकुलियन को बोला गया कि तुम एक दिन में इसको साफ कर दो। मतलब घोड़ा बेच मत दो, ऐसा इस तरह साफ नहीं करना है, जो गंदगी है उसको साफ करनी है। अब आप रहिएगा या कोई भी रहेगा तो एक दिन में इतना बड़ा स्टेबल, मान लीजिए बहुत लंबा स्टेबल स्टेबल हो, आप अकेले नहीं कर पाएगा। ये दिमाग क्या लगाता है कि उसके आसपास एक नदी गुजरती है, और वो क्या करता है, एक नहर बना देता है, ठीक है, एक नहर बना देता है, और वो नहर से पानी अस्तबल में घुसा देता है। तो उस नहर के पानी से अस्तबल में जो भी गंदगी होती है वो बहकर निकल जाती है, और जो अस्तबल होता है वो साफ हो जाता है। मतलब हरकुलियन एक राजा को लगा कि एक डिफिकल्ट टास्क दिए हैं, लेकिन हरकुलियन उसको एक दिन में करने में सक्षम हो जाता है। और इस तरह टोटल काम उसको 12 मिलते हैं जो बहुत डिफिकल्ट काम होते हैं, लेकिन हरकुलियन उसको कर देता है। हरकुलियन वो क्या होता है, सारे हैवी हैवी काम जो होते हैं वो सब कर देता है ना, समझो, जितने भी डिफिकल्ट काम थे हरकुलियन कर दिए। आप समझिए, अगर मैं बोलूँ यार तुम तो गांधी हो, तुम गांधी की तरह क्यों बोल रहे हो, अगर किसी को मैं मजाक में बोलूँ कि तुम तो गांधी हो, इसका मतलब ये नहीं हो कि वो गांधी है, मतलब गांधी जैसे विचार उसके मिलते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं। उसी तरह अगर हम बोलेंगे कि यार तुम तो हरकुलियन एफर्ट कर रहे हो, हरकुलियन एफर्ट मतलब क्या कर रहे हो कि हरकुलियन जैसा काम करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, समझो, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑफिस स्टाफ है जो मतलब काम नहीं करता है ठीक से, है ना, उसको बोलेंगे यार थोड़ा हरकुलियन एफर्ट डालो, है ना। अब यदि ऑफिस में कोई आदमी काम नहीं करता है उसको क्या बोलेंगे, थोड़ा हरकुलियन वाला एफर्ट डालो, है ना, कि हरकुलियन जैसा काम करो, है ना, कि एक दिन में काम निपटा दो, ऐसा सब 12 इम्पॉसिबल काम दे दो कि सारा का सारा हो जाए।
ठीक है। तो हरकुलियन एफर्ट यही है कि एक डिफिकल्ट काम को किया था, मतलब ऐसा सा काम जो संभव नहीं है, इसीलिए इसको हरकुलियन एफर्ट बोला जाता है। ये हरकुलियन वाला एफर्ट लगाओ कि कतनो डिफिकल्ट काम आ जाएगा कर देंगे। दूसरा चीज है आपके सामने कंगारू कोड। देखिए मैं आपको हरकुलियन टास्क का एक फोटो भी दिखाऊंगा जो मैंने यहाँ पे रखा है, और ये आपको देख के भी अच्छा लगेगा। देखिए ये इमेज है ना, ये क्या कर रहा है कि एक ही दिन में अपनी क्षमता से एक नहर का जो ताल नदी का पानी उसको लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो है अस्तबल साफ हो सके। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कंगारू कोड की। कंगारू कोड किसको बोलेंगे, मैं समझाता हूँ इस चीज को। देखिए कंगारू के मैं यदि नेचर की बात करूँ तो कंगारू के दो नेचर होता है। कोई भी कंगारू हो उसके दो नेचर है। पहला वो जंपिंग का उसका नेचर होता है, जंप का, और दूसरा डिसीव का नेचर होता है। डिसीव का नेचर का कहने का मतलब ये हुआ कि जब कंगारू एक बच्चे को जन्म देता है तो आप जानते होंगे कि जो कंगारू है उसके पेट में वो अपना बच्चा को छिपा देता है, ताकि आसपास जो खूंखार जानवर हो ना, वो छोटा बच्चा देख के उस पर हमला ना कर दे। वो बच्चे को अपने में छिपा लेता है ताकि ये खुद बड़ा दिखेगा तो कोई जानवर हमला नहीं करेगा, और दूसरी चीज कभी हमला किया तो बच्चा उच्चा को लेके भाग जाएगा। तो एक तरह से अपनी पोटली में बच्चे को रख के डिसीव करने की कोशिश करता है, बगल वाले को अंधेरे में रखता है कि वो बच्चे को भी सुरक्षित कर लेता है धोखा रख के। और दूसरा इसका नेचर होता है जंपिंग का। जंपिंग का मतलब हुआ कि इसको यदि यहाँ से यहाँ जानो यहाँ जानो तो ये हमेशा जंप करके जाएगा, कूद कूद के यहाँ जाएगा। ये कंगारू का दो नेचर था, यही दोनों से नेचर से बना कंगारू कोट। अब मैं इसके एग्जाम्पल को ठीक से, पहले क्या होता था ना, खदान होता है, जो खदान या खान वगैरह होता है वहाँ पे मटेरियल निकाला जाता है। खदान से क्या होता है, अयस्क वगैरह निकाले जाते हैं। कई बार होती थी कि जो कंपनियों को मिलता था राजाओं द्वारा या उस समय जो किंगडम था उसके द्वारा, तो वह विवाद बहुत हो जाता था। कई सारे लोग होते थे खदान में काम करते थे, ये बोलता था नहीं हम ज़्यादा पैसा देंगे, हम ज़्यादा पैसा लेंगे, मतलब लड़ाई झगड़ा होते रहता था। तो ऐसे केस में उस समय राजा डिसीजन क्या लेता है कि मैं अपने पास यदि इस रोज ये सब छोटा मोटा विवाद लाते रहूँगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा। उसने कहा कुछ लोगों को एक टीम बनाया, एक कोर्ट जैसा, और बोला कि तुम लोग घूम घूम के जाओ। अब एक बार कोर्ट यहाँ पे लगा, एक बार कोर्ट यहाँ लगा, एक बार कोर्ट यहाँ लगा, मतलब एक तरह से जंपिंग कोर्ट बना दिया। यानी कोर्ट ऐसा था जो घूम घूम के लग रहा था हर जगह। और दूसरी चीज क्या हो रही थी कि ये कोर्ट ना बायस्ड होता था, मतलब इसके निर्णय जो होते थे कि जो ज्यादा पैसा दे दिया, जो ज्यादा प्रलोभन दे दिया, उसके प्रति डिसीजन दे देता था। मतलब एक तरह से लोगों को डिसीव करता था, धोखा देता था। यानी जो न्याय भी मांगनी सब जंपिंग कोर्ट के पास आता था, उसको लगता था कि इसको ज़्यादा पैसा खिलाओ, इसको ज़्यादा मतलब तेल लगाओ, तभी ये जो जाके जो है आपकी मदद करेगा। तरह से वो कोर्ट क्या था कि कंगारू का नेचर लेकर रखा था, कि जगह जगह घूम भी रहा था और धोखे में भी लोगों को रख रहा था, इसलिए उसको बोला गया कंगारू कोर्ट, है ना। कि कंगारू कोर्ट मतलब हुआ कि जहाँ पे अनफेयर और बायस्ड प्रोसीडिंग्स होते हो, है ना, ऑफिन लेकिन प्रॉपर नॉलेज वगैरह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक, बाकी पढ़ लीजिएगा, आपको सेम चीज़ मिलेगा, है ना। ये कंगारू कोर्ट है है ना, कि जहाँ पे अनफेयर डिसीजन होते हैं, है ना, डिसीजन धोखा वाला होता है। देखिए एक आपके सामने यहाँ पर ईडियम्स था एकिल सेल्स। एकिल सेल्स यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है। अब मैं इसका ओरिजिन समझाता हूँ आपको। एकिल्स क्या था, ये भी एक हीरो था वर्ल्ड वार का। वर्ल्ड वार का एक हीरो था। वर्ल्ड वार नहीं, गलत बात है, वर्ल्ड वार नहीं, अब मैं इसको बोलूंगा वार का एक हीरो था। वार का एक हीरो था, वार हीरो था। बोला ऐसा जाता है एकिल्स के बारे में कि ये जब छोटा था, जब बच्चा था, तो इसकी जो मदर थी, है ना, इसकी जो मदर थी वो एक नदी में ले गई, और इस नदी में उसने बच्चे, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है ये, ठीक है, ये इसका पेट है, इसका मुंह है, ये इसका हाथ है, मैंने बस ड्रॉ किया है। इस बच्चे को पैर में पकड़ के यहाँ पे इस बच्चे को पूरा नदी में नहा दी। ऐसा उस समय मान्यता था कि यदि वो इस बच्चे को इस नदी में नहा देगी तो इसका पूरा बॉडी लोहे जैसा हो जाएगा, पूरा बॉडी लोहे हो जाएगा, मतलब समझिए अजय हो जाएगा, अमर हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा ना कि महाभारत में जो युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर होता है ना, युधिष्ठिर होता है, उसका पूरा शरीर वज्र हो गया था बस सिवाय बीच का अंग छोड़ के तो उसी तरह था कि एकिल्स क्या था, उसको बचपन में नदी में नहाया गया कि पूरा हिस्सा उसका लोहे जैसा हो जाए, लेकिन जहाँ उसकी मदर उसका हिल्स को हाथ में पकड़ी हुई थी, तो वो जगह पे वो वज्र नहीं हो पाया, यानी ये जगह हिल्स लोहा नहीं हो पाया। और दुख की बात यह है कि जब वो वार में लड़ रहा था ना, जब वो वार में एकिल्स लड़ रहा था, तो उसे अपने हिल्स में, जो अपने हिल्स था ना, उसमें वो चोटिल हो गया। अब पूरा शरीर लोहा का है, सिर्फ हिल्स जो है क्या है, कमजोर है। हिल्स चोटिल हो गया तो वो वार में ठीक से लड़ नहीं पा रहा था। ये हिल्स जो चोटिल हुआ ना, वो उसकी कमजोरी बन गई हमेशा के लिए,
कि पूरा शरीर तो लोहे जैसा है, लेकिन जो हिल्स है वो कमजोर हो गया, वो चोटिल हो गया, लड़ने में मदद नहीं कर पा रहा है, लड़ नहीं पा रहा है। तो आज के ज़माने में यदि किसी का कुछ कमजोर हिस्सा होगा, कुछ कमजोरी होगा, उसको बोलेंगे यार तुम्हारा तो एकिल सेल है ना, एकिल सेल्स, कि तुम्हारे पास तो एकिल सेल्स है ना। एकिल सेल्स कहने का मतलब सिंपल हुआ कि कोई कमजोरी है ना। जिस तरह एकिल्स की कमजोरी थी कि पूरा शरीर लोहे का था लेकिन हिल्स कमजोर था, उसी तरह। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल। स्टील समन्स थंडर। मैं आपको इसका भी एक ओरिजिन बताता हूँ, हालांकि ये पढ़ने से पहले एक सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। रिया हैज ट्राइड हार्ड नॉट टू स्टील हर ब्रदर्स थंडर बट इट वाज इनइविटेबल। इनइविटेबल मतलब टाला नहीं गया, मतलब रिया ने बहुत कोशिश किया कि वो अपने ब्रदर का जो थंडर है वो चोरी नहीं करेगी, लेकिन इसे वो टाल नहीं पाई। और इसका आंसर था गेट मोर रिकॉग्निशन देन हर ब्रदर फॉर देयर सक्सेस। मतलब ऐसा हो सकता है कि रिया और उसका ब्रदर दोनों कोई गेम या कोई एग्जाम दिए होंगे और उसमें रिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई। मतलब रिया चाह रही होगी कि मेरा भाई तरक्की करे, सक्सेस करे, ज़्यादा ग्रोथ करे, लेकिन रिया ज़्यादा कर गई, है ना। कि रिया चाहती थी कि उसका ब्रदर का जो थंडर है, जो उसका वो चोरी ना हो, मतलब वो हम ना ले ले मेरा भाई, लेकिन वो उसे टाल नहीं पाया। अब देखिए यहाँ थंडर लेने का मतलब ये नहीं हुआ, यहाँ पर गेट स्टील हर ब्रदर थंडर मतलब वो क्रेडिट या तारीफ बोल सकते हैं। मतलब रिया सोच रही होगी कि जब मैं और मेरे भाई दोनों एग्जाम में सक्सेस हुए तो मेरा भाई को ज़्यादा तारीफ मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसके भाई को तारीफ क्या मिलेगी, रिया को ज़्यादा तारीफ मिल गया, है ना। तो वही बोला गया कि रिया चाहती थी कि वो उसके ब्रदर के थंडर को स्टील ना करे, मतलब ब्रदर के तारीफ वो ना ले, मतलब ब्रदर की तारीफ हो, लेकिन वो उसे टाल नहीं पाई। अब इसके हम ओरिजिन को समझते हैं। थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा कि स्टिल समवन थ्रेडर थंडर मतलब ही हुआ कि बगल वाले को तारीफ मिलना चाहिए, लेकिन वो तारीफ आप ले लिए हो। अब इसका ओरिजिन कैसे आया मैं आपको एक समझाता हूँ। पहले क्या था, पहले दो नाटक कंपनियां थी। नाटक की दो कंपनियां थी, नाटक 1 और नाटक 2, दो नाटक कंपनियां थी। अब क्या होता था ना कि नाटक में उसमें डिजिटलाइजेशन तो आया नहीं था, तो यहाँ पर क्या स्क्रिप्ट लिखे जाते थे, है ना। कुछ स्क्रिप्ट लिखे गए कि यार हम ये डालेंगे, ये भी नाटक कंपनी सोच रही थी कि हम ये डालेंगे। लेकिन जिस तरह से आजकल फिल्मों के स्क्रिप्ट चोरी होते हैं, उसी तरह उस समय नाटक के स्क्रिप्ट चोरी होते थे। मतलब ये नाटक कंपनी इस पे नज़र रखता था कि भाई तुम कहीं कुछ मतलब नया नया जो चीज़ ला रहे हो बताओ। चोरी से चोरी कर लेता था नाटक का कंटेंट, ये भी चोरी करता था, है ना। दोनों एक दूसरे के नाटक पर नज़र रखते थे कि ये एक नाटक कंपनी था, उसने सोचा कि मैं अपने नाटक के दौरान ना थंडर दिखाऊंगा, मतलब बिजली से कड़केगी, है ना, साउंड आएगा, लाइट आएगा, है ना। मतलब मैं कुछ ऐसा फीचर अपने नाटक में लेकर आऊंगा, है ना, एकदम थंडर वाला फीचर लेकर आऊंगा। अब ये जानकारी दूसरी नाटक कंपनी को पता चल गई। अब जो नाटक 1 कंपनी ने प्लानिंग की थी कि मैं थंडर का फीचर ले आऊंगा, ये प्लानिंग की कि हम नाटक के लास्ट में ये चीज़ दिखाएंगे। मतलब जो नाटक का मेरा एंडिंग होगा ना, मैं उसको थंडर के रूप में दिखाऊंगा कि लाइट गरजेगा, बिजली प्रकट होगी, है ना। और जो दूसरी नाटक कंपनी, जब उसको पता चला ये अपने तो इसका थंडर, उसने क्या किया कि इसका जो ये इफेक्ट ये नाटक में लाना चाहती, ये अपने नाटक में शुरू में ही ले आया, यानी नाटक के शुरू में ही ये इफेक्ट दिखा दिया, है ना। तो जो लोग, जो भीड़ थी, जो लोग आए थे देखने के लिए, है ना, उनको तो शुरुआत में सारा नाटक तो सेम ही लगा थोड़ा बहुत। लेकिन ये दूसरा नाटक कंपनी क्या था, शुरुआत में थंडर मतलब नया चीज दिखा दिया, तो सारा लोग इधर भाग गए, है ना। मतलब जो कंपनी बनाई थी उसके जो कंटेंट वो डेवलप हुई थी, हम थंडर दिखाएंगे, दूसरा नाटक कंपनी वो कंटेंट जो थंडर वाला था वो पहले दिखा दी। लोगों को बहुत मजा आया। तो ये जो स्क्रिप्ट डेवलप किया था नाटक 1 कंपनी, जो स्क्रिप्ट ये थंडर वाला डेवलप किया था, वो ये बोलने लगा कि यार बगल वाला नाटक कंपनी है ना, वो मेरा थंडर चुरा लिया, मतलब थंडर वाला स्क्रिप्ट चुरा लिया। और उसको शॉर्ट में बोलेगा तो बोलेगा थंडर चुरा लिया, थंडर चुरा लिया। मतलब जो कंटेंट डेवलप करने का क्रेडिट, जो तारीफ इसको मिलना चाहिए था, वो इसको ना मिलके पब्लिक ने दूसरी कंपनी को दे दिया। क्यों? क्योंकि वो पहले वो चीज को दिखा दिया, लेकिन वो था किसका, दूसरे का। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखिएगा, टू टेक द क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड। कि नाटक में जो थंडर का इफेक्ट लाना था वो नाटक कंपनी 1 तैयार की थी, लेकिन दूसरा कंपनी उसको चोरी करके पब्लिश कर दी, है ना। तो क्रेडिट किसी और को मिल गया, या कोई काम और था, ठीक है। बाकी ये सब
टू फाइंड डिफिकल्ट इमिटेट अदर। देखिए इमिटेट, यदि आप ठीक से नहीं पढ़ते ना, अगर आप ठीक से इन चीज़ों को याद नहीं करते तो आप सेकेंड ऑप्शन मार देते, लेकिन आप ओरिजिन सीख गए हो ना तो आप यही मारोगे कि भाई क्रेडिट ले लिया है। ठीक है, नहीं थर्ड नंबर सही होगा। चलिए ठीक, नेक्स्ट सवाल। देखिए 15 नंबर है, मेड या मैस। मैस मतलब क्या होता है? खिंच, मतलब मिला देना, अस्त व्यस्त करना, अस्त व्यस्त करना। जैसे कुत्तों को देखा होगा आपने कि खाना सामने रख दो तो खाएगा कम, छींटेगा ज्यादा, है ना, पूरा छीट छीट के रखेगा, तो उसी को तो मैस बोलते हैं, मेस कर देगा, है ना, मेस। देखिए पहले जमाने में क्या होता था ना, हैश एक वर्ड इस्तेमाल होता है। हैश किसके लिए इस्तेमाल होता था कि मान लीजिए कोई खाना बनता था ना तो उसमें बहुत सारा चीज मिला दिया जाता था, जितना चीज मिले सब मिला दो, है ना, जितना चीज मिले, एक तरह से खाना का हैश क्रिएट किया जाता था। तो मेड हैश ऑफ, और वो खाना खराब भी हो जाएगा। मान लीजिए खाना बनाने जाओ और सब चीज मिला दो, मतलब खीर में मसाला भी मिला दो, ऐसा ही हो गया कि सब कुछ मिला दे, अच्छा लगेगा खाने में? नहीं अच्छा लगेगा। तो मेड ए मैस ऑफ समथिंग, तो मेड ए हैश ऑफ। ठीक है, एक ही है कि आप मैस बना रहे हो, मतलब चीजें मिला दे रहे हो सब, या फिर हैश कर रहे हो, सेम चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। एक इसमें एक इडियम्स है जो मुझे बताना चाहिए, मेक बोथ इंड्स मीट। हालांकि ये सवाल आगे भी आएगा, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ इस चीज को। ठीक है, मेक बोथ इंड्स मीट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेक बोथ इंड्स मीट। मैं आपको बताता हूँ कि एक पर्सन होता है, और ये जो कहानी है ना, ये जो कहानी आप देखोगे कि एक लिखा किताब है कि हिस्ट्री ऑफ ओर्दिज ऑफ इंग्लैंड, है ना। इस किताब में मेंशन किया गया है कि एक आदमी को उसके मतलब नौकरी से निकाल दिया जाता है, नौकरी से निकाला जाता है। वो डेरा आता है, अपना कपड़ा खोल के जो टांग देता है और बेड पे चला जाता है, वन हैंड में, वन हैंड हम लोग बोले करवट लेके सो जाता है, मतलब एक करवट लेके सो गया, है ना। और देखिए जब हम लोग करवट लेते हैं तो जो हमारा एक हाथ तो नीचे होता है, एक हाथ ऊपर होता है, या तो हम अपने बॉडी पे रखते हैं, दोनों हाथ को आपस में मिला देते हैं। और वो जो आदमी जिसको नौकरी से निकाला गया था, वो दोनों हाथ मिला के सोच रहा था कि अब क्या होगा, अब अपनी जरूरत की चीज़, क्योंकि नौकरी तो है नहीं, तो अब अपनी जरूरत की चीज़ें कैसे लाएंगे। तो मेक बोथ एंड्स मीट मतलब हुआ कि दोनों हाथ मिला के वो सोच रहा है कि अब जिंदगी का गुजर बसर कैसे करेंगे, है ना। तो यहीं से इसका ओरिजिन आता है कि डिफिकल्टी होना थोड़ा, है ना। देखिए फ्लैश इन द पेन है, आप इस चीज़ को पढ़ भी सकते हो, लेकिन मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा और उससे आपको तुरंत ये चीज़ याद हो जाएगी। देखिए ये फ्लैश इन द पेन, आप देख रहे हो कि जो किचन में लोग बड़े बड़े जो शेफ होते हैं, वो जब खाना बनाते थे तो कढ़ाई में ही आग लगवा देते हैं। और ये जो कढ़ाई में आग जलता है ना, वो थोड़े समय के लिए, क्षणिक भर के लिए जलता है, बहुत कम समय के लिए। लेकिन क्या ये सब्जी को जला देता है? सब्जी को जलाता है? बिल्कुल नहीं। वो जैसे इसमें मसाला या टेस्ट होता है, बस वो उसको जलाता है ताकि उसका टेस्ट इसमें मिल जाए। मैं बोल रहा हूँ कि इसका मतलब सिर्फ हुआ फ्लैश इन द पेन, मतलब कुछ समय के लिए आग जला है, बस कुछ समय के लिए आग जला है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ इसमें, या फ्लैश इन द पेन। फ्लैश मतलब क्या होता है? आग। जैसे आपके मोबाइल में फ्लैश लाइट होता है, आप भी क्षणिक कुछ समय के लिए जलाते हैं। फ्लैश इन द मोबाइल, कि मोबाइल में फ्लैश जला, लेकिन हम लोग थोड़े समय के लिए जलाते हैं, क्षणिक भर के लिए जलाते हैं। अब समझिए इसके ओरिजिन को हम समझते हैं। पहले जमाने में जो आप देखा होगा कि जो बंदूक होते थे ना, बंदूक जो होते थे ऐसे से, मतलब कुछ भी होता होगा, उसमें गोलियां भरी होती थी, गोलियां पहले भरी जाती थी, और ऊपर से गन पाउडर डाला जाता था, और एक छोटी सी रोड ली जाती थी, और इसे इसको बार बार प्रेस किया जाता था, दबाया जाता था, है ना। और फिर जब गोली चलाया जाता था तो ये जो गन पाउडर होता था ना, इसमें आग लगता था। जो गन पाउडर है इसमें आग लगता था, और ये गोली को दबाव डालता था कि ये बाहर निकल जाए। मैंने बंदूक थोड़ा उल्टा बनाया है, लेकिन ठीक है। मान लीजिए, देखिए, चलिए मान लीजिए ये बैरल है, ये बैरल है, यहाँ पे गोली रखी हुई है, मेरी गोली है, और मैं यहाँ से गन पाउडर डाला हूँ, यहाँ से बहुत सारा गन पाउडर मैंने डाला है, और मैंने यहाँ से ये गोली क्लिक की, ये जला, ये इग्नाइट हुआ, ये जला, है ना, जला। लेकिन ये आपसे में जल गया, ये गोली पर कोई भी प्रेशर नहीं डाल पाया, गोली पर जो है ये कोई भी प्रेशर नहीं डाल पाया, समझो। मतलब जो फ्लैश हुआ ना वो बंदूक पे हुआ, लेकिन गोली बाहर निकली ही नहीं। मतलब यह फ्लैश इन द पेन, ये जो बैरल होता था ना, इसको पैन बोला जाता था पहले, पैन। यानी पैन में सिर्फ फ्लैश हुआ, गोली नहीं निकली, इसका मतलब हुआ क्षणिक भर के लिए कुछ आनंद मिला, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला। हमारा रिजल्ट क्या था कि गोली बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन नहीं निकला, बस चिंगारी उठी और वो बुझ गई। तो यह फ्लैश इन द पेन सिंपल मतलब हुआ कि क्षणिक भर का थोड़ा बहुत आनंद मिलना, बस उतने।
देखिए इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर है, समथिंग दैट लुक्स प्रोमिसिंग इन द बिगिनिंग बट फेल्स टू डिलीवर एनीथिंग इन द एंड। अभी मैंने जो बताया है ना कि बंदूक में आग तो लगा लेकिन गोली निकला नहीं, मतलब क्षणिक भर के लिए लगा कि अब गोली निकलेगा लेकिन निकला नहीं। देखिए लिखा हुआ है गो टू द एक्स्ट्रा माइल, मतलब एक्स्ट्रा चलना, मतलब मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब जरूरत से ज़्यादा कर लेना। एक्स्ट्रा चलेंगे मतलब जरूरत से ज़्यादा कर लेंगे। एक सवाल है आपका 22 नंबर में, लिखा हुआ है एन एक्स टू ग्रीन। मैं आपको समझाता हूँ। ग्रीन मतलब होता है पीसना, और एक और मतलब होता है धार डालना। धार डालना मतलब चोख करना, कुछ भी बोल सकते हो आप। धार डालना। आप समझिए आजकल क्या होता है, लोग सुबह सुबह चाय पीने जाते हैं। आप मेरे को बताइए, क्या लोग सिर्फ चाय पीने ही जाते हैं? नहीं। क्या लोग सिर्फ चाय पीने ही जाते हैं? मेरा सवाल है, क्या आप सुबह सुबह आप भी जाते होंगे चाय पीने? क्या सिर्फ आप चाय पीने जाते हैं? बिल्कुल नहीं। आप गप्पे लड़ाने जाते हो, गप्पे लड़ाने जाते हो, गप्पे लड़ाने जाते हो। आप देखो कुछ दोस्त सारी सुबह सुबह चाय पीने जाते हैं, आराम से वहाँ टेबल डेस्क पड़ा होगा या कुछ होगा, या फिर आपस में बहुत देर तक बात किए, जब बात कंप्लीट हुआ तब घर आए। आप सोचिए इसका मतलब ये हुआ कि आप कहते जरूर हो कि आप चाय पीने जा रहे हो, लेकिन लिटरली आपका जो हिडन एजेंडा होता है चाय पीने के पीछे, वो होता है बात करना। वो क्या होता है? बात करना। आप कहते हो आप चाय पीने जा रहे हो, लेकिन आपका हिडन एजेंडा क्या होता है? बात करना। ठीक है, बात करना। हम कहीं भी जाते हैं लिटरली, है ना, तो हम भले जाते हैं लेकिन हमारे पीछे एजेंडा कुछ अलग होता है, यानी कुछ छिप, मतलब समझ गए होंगे आप मेरी बातों को। अब यहाँ पे मैं इसका ओरिजिन बताता हूँ कि एन एक्स टू ग्रीन का मतलब क्यों होता है हिडन एजेंडा। एन एक्स टू ग्रीन का भी मतलब मैं यदि बोलूँ तो एक हिडन एजेंडा यहाँ पे इसका अर्थ होता है। अब ये आया कैसे वो भी तो जानना है कि एन एक्स टू ग्रीन का ही मतलब क्यों, एक्स ही क्यों? तो घटना है, देखिए, तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक इंसान है जिसके पास एक कुल्हाड़ी है, ठीक है, एक कुल्हाड़ी है, एक एक्स है। वो गया गोल्ड स्मिथ के पास, गोल्ड नहीं ब्लैक स्मिथ के पास, ब्लैक स्मिथ के पास। और वो क्या किया, उसको बोला कि भाई साहब तुम इसको ग्रिंड कर दो। ग्रिंड मतलब क्या होता है? इसमें धार दे दो, इसमें चोख कर दो इसको। लेकिन ये ब्लैक स्मिथ जब ये टांगी को जो कुल्हाड़ी दिया गया इसको चोख कर रहा था ना, ये बहुत सारी चीज़ों को से, कभी ओपिनियन को लेकर, कभी लोगों को लेकर कई तरह के सवाल पूछता, मतलब लिटरली इससे बातें करना चाहता था, गप्पे लड़ाना चाहता था, बातें गप्पे लड़ाना चाहता था। मतलब वो सिर्फ एक बहाना लेकर गया था कि मेरा टांगी को चोख कर दो, लेकिन वो बस इसे हेड एजेंडा लेकर चलो बात करनी है, चलो, मतलब एक सीक्रेट एजेंडा लेकर गया था कि मैं सिर्फ बात ही करूंगा इससे, है ना। सीक्रेट एजेंडा क्या था? सिर्फ बात करूंगा इससे। और वो कुल्हाड़ी उसको दे दिया और उसको सामने बहुत सारी दुनियादारी की बातें बोलना सका। ब्लैक स्मिथ क्या हो गया, गुस्सा हो गया और बोला जा, तुम्हारा कुल्हाड़ी हम चोख नहीं करेंगे। कौन इतना बतियाता है? है ना। तो एन एक्स टू ग्रीन का सिंपल मतलब ये हुआ कि एक हिडन एजेंडा लेकर जाना। जिस तरह ब्लैक स्मिथ लेकर गया कि टांगी चोक कराएंगे, लेकिन वो काम नहीं। जैसे हम लोग सुबह सुबह चाय पीने जाते हैं, लेकिन चाय पीने जाते हैं गप्पे लड़ाना, एक सीक्रेट एजेंडा होता है कि चलो, बहाना सिर्फ होता है चाय पीने जा रहे हैं, लेकिन कुछ और ही काम करके आते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग स्कूल में करते हो, है ना, कि एक दिन छुट्टी मार लिया, सर पेट दर्द था, लेकिन पता चला ऐस मौज कर रहे हो घूम फिर के। तो एन एक्स टू ग्रीन सिंपल एक पर्सनल और सेल्फी रीजन होना। बाकी ये सब कुछ नहीं है। देखिए ओरिजिन पढ़ने का यही फायदा होता है, ओरिजिन में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, कहानी होती है और कहानी याद भी होती है। आप एक वर्ड से आप समझ नहीं सकते कि आखिर एन एक्स टू ग्रीन। देखिए और दूसरी चीज़ देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि मैंने बताया था कि जब आप रटते हो ना, तो रटने होते हो तो इसमें क्या होता है कि वर्ड बेस्ड एरर फिर क्रिएट हो जाते हैं, दो दो वर्ड निकल आता है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये वाला होगा कि ये होगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है पर्सनल और सेल्फिश रीजन, और यहाँ पर मैंने लिखा है हिडन एजेंडा। किसी भी तरीके से ये दोनों लिंक नहीं बैठ रहा है, लिंक नहीं बैठ रहा है। हो सकता है कि एग्जाम में आप मिला दो या भी मार दो, ये भी मार दो, लेकिन अगर आपको ओरिजिन पता है ना, ओरिजिन पता है कि क्या बात थी, कि उसका एजेंडा अलग था, उसका उद्देश्य नहीं था, जो काम कर रहा था वो उद्देश्य नहीं था, कुछ और ही उद्देश्य को लेकर गया था, तो आप फर्स्ट नंबर सही मारोगे, या फिर ये आएगा तो ये मारोगे। लेकिन आप सिर्फ रट के चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए कभी भी आप इडियम्स को उसके ओरिजिन बेस्ड ही पढ़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गेट द पिक्चर मतलब समझ में आना। ओ आई गोट द पिक्चर, पिक्चर मतलब समझ में आना। ठीक है, टू अंडरस्टैंड समथिंग, कुछ भी नहीं है बताने को। आई गोट द पिक्चर, आई गोट द पिक्चर, है ना। अभी पूरी पिक्चर क्लियर हुई, पिक्चर क्लियर हुई, पिक्चर क्लियर होना मतलब साफ साफ पता चलना कि क्या है। देखिए मिटा दे रहा हूं मैं।
देखिए लिखा हुआ है लाइट एट द एंड ऑफ टनल। देखिए पहले ज़माने में जो टनल बनाए जाते थे ना, मान लीजिए पहाड़ों पे टनल बनता था इस तरह, है ना, पहाड़ों पे टनल बनता था, ठीक है। तो पहले ज़माने में तो इतना टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि फूड भी जाएगा, लाइट भी जाएगा, ऑक्सीजन भी जाएगा, मशीन भी जाएगा, और ऊपर से कहीं दरक ना जाए, सब मशीन सामान उमान भी ऊपर से जाएगा। पहले तो बेसिक चीज़ था कि आदमी लोग खुदाई करता था, एक एक करके खुदाई करता था, खुदाई खुदाई करते। अब जान लीजिए बीच में जाएगा, इतना लेबर लोग रोज खट रहा है, तो उसको तो कई तरह का डर होगा, फूड का, पहाड़ उहाड़ गिर ना जाए, पहाड़ गिर ना जाए इसका डर होगा, अंधेरे का डर होगा, कांस्टेंट लेबर का डर होगा, कांस्टेंट लेबर का डर होगा, यानी बहुत सारी परेशानियां उसको टनल के अंदर महसूस हो रही है। लेकिन वो खोदते खोदते जब यहाँ पहुंचा होगा, तो यहाँ पर उसको थोड़ी थोड़ी लाइट घुसती नजर आ रही होगी ना, थोड़ा थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, तो उन लोग का थोड़ा हौसला बढ़ जा रहा है कि वाह, जो मुश्किल घड़ी था, जो पहाड़ गिरने का डर था, फूड का, अंधेरा का, कांस्टेंट खतरा का था, वो सब समस्या का अब समाधान होने वाला है ना। तो लाइट एट द एंड ऑफ टनल का मतलब हुआ कि जो डिफिकल्ट सिचुएशन है ना, उसका एंड होने वाला है ना, जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसका एंड होने वाला है। तो समथिंग दैट सिग्नल्स द एंड ऑफ ए डिफिकल्ट सिचुएशन, इसका ये आंसर होगा, ठीक है। मैं बहुत कम समय लूँ इसीलिए, बाकी आप सारा ऑप्शन भी आप देखोगे, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन कुछ भी सेंस नहीं है, न्यू लाइट कोई भी सेंस नहीं है, एन ओपनिंग एट द एंड ऑफ ए मैटर गलत बात है, क्या ओपनिंग एट द एंड ऑफ ए मैटर, कोई सेंस नहीं बनता। आप ओरिजिन बेस पढ़ें, आपको अच्छी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला बढ़ते हैं। देखिए फॉर ए सॉन्ग, आपने एक मूवी है वेलकम या कौन मूवी है पता नहीं, उसमें लिखा हुआ है सब्जी ले लो कांदा ले लो, सब्जी ले लो कांदा ले लो, सब्जी ले लो कांदा ले लो, कांदा। आपके दिमाग में, मैं समझ रहा हूँ ये तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा, ना बिका है सुबह से आलू, ना ही बिका है कांदा आधा। ये डायलॉग आएगा। समझिए कि आजकल क्या हो रहा है ना, अक्सर ये शहरों में ज़्यादा होता है या गाँव घरों में भी हो रहा है कि लोग घूम घूम कर सब्जी बेचते हैं, ये घूम घूम कर सब्जी या फल बेचते हैं, घूम घूम चिल्ला चिल्ला के, ले लो सब्जी ले लो, ये ले लो वो ले लो, मतलब गाना गा गा के भी बेच रहे हैं कुछ लोग, है ना। ठीक है, जैसे आपने एक मूवी देखा होगा, जैसे 20 महल्ले से, छोड़िए क्या बोले जाऊँ मैं सब। तो चिल्ला चिल्ला कर सब्जी बेचना मतलब समझ सकते हो कि वस्तु का कोई डिमांड है। आजकल भी गांव घर में देखोगे कपड़ा बेचने वाले आ जाते हैं, 100 रुपये में 2 ठो, 150 रुपये में 3 ठो, है ना। मतलब क्या चिल्ला चिल्ला कर बेच रहे हैं, लेकिन सस्ता बेच रहे हैं, है ना। तो भाई ये इनक्रेडिबली इनएक्सपेंसिव है ना? सस्ता चीज़ें बेचना चिल्ला चिल्ला कर, तो गा गा कर बेचना मतलब सस्ता चीज़ें बेचना, ठीक है। देखिए फिट एज ए फिडल, फिडल मतलब क्या होता है ना, वायलिन होता है। वायलिन, वायलिन के दो नेचर होते हैं। जब आप बजाओ तो आप मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। कोई भी वायलिन बजाने के लिए मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। मान लिया फिजिकली, मान लीजिए आपका एक हाथ नहीं है, वायलिन बजा पाओगे क्या, नहीं बजा, पैर एक नहीं है, बजा पाओगे क्या, नहीं बजा पाओगे। वायलिन का वजन भी होता है, वेट भी होता है। तो वायलिन का दो नेचर होता है कि बड़ा भी होता है, वेट भी होता है, और इसको बजाने के लिए आपका मेंटली और फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए किसी इंसान को एक सेंस में ही बोला था कि यार तुमको तो फिडल की तरह फिट होना पड़ेगा। मतलब सिंपली स्लैंग में भी बोले कि यू आर फिट एज ए फिडल, मतलब फिडल को तो जो फिजिकली मेंटली फिट है वही बजा सकता है, तो मतलब तुम तो फिडल की तरह हो, मतलब यू आर इन ए गुड हेल्थ। या फिर यदि ये याद नहीं रहता तो मैंने एक पिक्चर भी रखा है, और वो पिक्चर मुझे लगता है कि आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए ये, ठीक है, चलिए, है ना। अब देखिए आपके सामने एक सवाल है कि टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट। देखिए बोला टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट, ठीक है। अब समझिए कि यहाँ जो ईट है वो किसके लिए आया होगा, है ना। टेक इट मतलब व्हाट, यहाँ जो ईट है ना वो पॉइजन के लिए आया है, जहर के लिए, ठीक है। यानी इसमें जो है, इसमें देखिएगा इस एक पिल्नी के बारे में सुना होगा आपने फिजिक्स में, है ना। पिल्नी के बारे में उनकी किताब है नेचुरल हिस्टोरिया, उसमें वो लिखते हैं कि अगर आप जहर को थोड़े बहुत नमक के साथ लेते हो ना, तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है इसके इफेक्ट को। मतलब आप पॉइजन में थोड़ा नमक मिला देते हो ना, तो जो पॉइजन का असर है वो न्यूट्रल हो जाता है, खत्म हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब आप जहर में थोड़ा बहुत नमक मिला दो, तो उसका जो खतरा है, जो असर है, वो लगभग न्यूट्रलाइज खत्म हो जाता है। अब लोगों को पिल्ली, आपको कोई बोल देगा कि यार जहर यदि किसी को चढ़ गया उसको नमक पिला दो, जहर का असर खत्म हो जाएगा, आप क्या करोगे, नमक पिला के बैठ जाओगे। या आप इस बात पे कंप्लीट भरोसा करोगे क्या कि किसी को जहर पी लिया है, जहर पिला दो, उसको नमक पिला दो तो वो ठीक हो जाएगा? नहीं, आप डाउट करोगे, है ना। आप क्या करोगे, डाउट करोगे कि क्या सच में संभव है।
इसको एक एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप किसी इंसान को क्या करो, उसके पीठ में घर वाला जो छत पे लगा होता है पंखा होता है ना, वो बांध दो, और फिर बोला अरे यार वो तो छत वाला पंखा लगा के उड़ने लगा। तो लोग क्या डाउट करेंगे कि सच में संभव है ना, मतलब डाउट करेंगे, या एक ही समझ सकते हैं, एक अनट्रू चीज होगा जो सही नहीं है, संभव नहीं है। उसी तरह जो पिल्ली का बोला गया था कि भोजन में थोड़ा नमक मिला के ले लो, उसका असर खत्म कर देगा, तो ये अनट्रू है, थोड़ा डाउटफुल है ना। तो देखिए, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मीन्स टू सेप्टिकल, मतलब संदेह करने लग, और कॉशियस अबाउट एक्सेसिव सक्तिंग, कि थोड़ा कॉशियस रहना है कि यार भाई ये सही होगा कि गलत होगा, है ना। तो थर्ड नंबर इसका सही है, टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज लाइकली टू बी अनट्रू, कि कुछ अनट्रू हो सकता है, कि जहर में नमक मिला के उसका असर खत्म करते संभव नहीं लग रहा है। अगेंस्ट यू कोई काम कर रहा है, मतलब नहीं है। मिस इंटरप्रेट करना गलत बात है, इसका सिंपल मतलब है कि शक करना, है ना, संभव नहीं होना ऐसा कुछ। देखिए, वाइल्ड गूस चेज, वाइल्ड गूस चेज मतलब क्या होता है, मुर्गा या मुर्गी का चेस, मुर्गा या मुर्गी का चेस, मुर्गा मुर्गी चेस, मुर्गा मुर्गी चेस अपने भी देश में होता है, दूसरे देशों में भी होता है। एक खेल की तरह होता है ना। और जो आदमी ये खेल नहीं खेलता उसको तो लगेगा बकवास चीज ये लोग कर रहे हैं, क्या मतलब जरूरत है कि ये है एक मुर्गा के पीछे पकड़ो, ये क्या है, पॉइंटलेस चीज है, बेमतलब का काम है, बेमतलब का काम है, क्या काम है ना। एमलेस बोल सकते हो, पाथलेस बोल सकते हो, है ना, कि मुर्गे को पकड़ना है, क्या एमलेस काम है, फालतू का काम है। तो वही है कि यार तुम तो वाइल्ड गुड चेस कर रहे हो, कोई भी इंसान यदि ऐसा पकड़ा कर रहा है, एक फालतू काम कर रहा है, तो उसको बोलेगा यार तुम तो वाइल्ड गुड चेस कर रहे हो, है ना। वाइल्ड गुड मतलब कि मुर्गे को पकड़ने की चेस करने की कोशिश कर रहे हो, जो एमलेस है, बेमतलब का काम है, ठीक है। तो यही आंसर इससे निकलता है, इसका कोई ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। वाइल्ड गुड चेस मतलब टू डू समथिंग पॉइंटलेस। आपका फर्स्ट नंबर सही है। देखिए, एक सवाल इसमें आता है 29 नंबर, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट मतलब क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि शादियों में अक्सर ऐसा होता है, ठीक है, शादियों में ऐसा होता है ट्रम्पेट, ठीक है, ट्रम्पेट होता है और यहाँ पे फूंक के इसको बजाया जाता है। अब समझिए कि पहले में जो राजा रानी होते थे, राजा रानी होते थे, अगर वो कहीं से गुजर रहे होते, आ जा रहे होते थे, तो आसपास बहुत सारे ट्रम्पेट बजते थे, राजा धीराज, है ना, चक्रवर्ती, गोपालचारी, महाराज अशोक पधार रहे हैं, और फिर इधर पो 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 बजता था, है ना, ट्रम्पेट बजता था। तो ट्रम्पेट से बजाने से क्या होता था कि जो राजा होता था, जो किंग होता था, उसकी तारीफ की जाती थी, है ना, उसकी बढ़ाई की जा रही थी, उनका हौसला अफजाई होता था, हौसला अफजाई होता था। मतलब ट्रम्पेट दूसरा बजाता था, राजा रानी का जो था तारीफ होता था, उनका हौसला बढ़ाया जाता था ट्रम्पेट बजा के। लेकिन जब आदमी अपना ट्रम्पेट खुद बजाने लगे, है ना, इसका मतलब ये होगा कि आप अपनी तारीफ खुद कर रहे हो, है ना। अरे जब किसी के लिए ट्रम्पेट बजाया जा रहा है, जब किसी के लिए ऐसा बजाया जा रहा है, तो इसका मतलब कि उसकी तारीफ की जा रही है, उसका वेलकम किया जा रहा है ना। लेकिन जब आप अपने लिए खुद बजा रहे हो, मतलब क्या अपने लिए खुद तारीफ कर रहे हो, क्या नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर एक मैंने इमेज लिया है इसमें,